अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ये हफ्ता अगर आप बात करें पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, कोई अच्छा नहीं रहा। और वैसे तो पाकिस्तान में जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा था। लेकिन वो जो ज़्यादातर अटैक्स थे वो आपको खैबर पख्तूनख्वा या सबका जो कबायली इलाके हैं या बलूचिस्तान में होते नजर आ रहे थे। जहां तक बड़े शहरों की बात थी, खास करके इस्लामाबाद, वो महफूज था। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जुडिशल कॉम्प्लेक्स है G11 में, वहां पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई, शहादतें हुई। और कई सालों के बाद ये पहला दहशत गर्दी का वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। फिर उसी दौरान हमने देखा कि साउथ वज़ीरिस्तान वाना में दहशत गर्दों ने जो वहाँ पर कैडेट कॉलेज था उस पर हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। और कोई 550 वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको बिल्कुल रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो अगर वो हमला कामयाब हो जाता तो खुदा ना खास्ता कहा यह जा रहा है कि दिसंबर 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अंदोनात वाक़या हुआ था, उसी तरह का जो कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की। अब जो सबसे अहम सवाल है कि ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं और जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं, इन दोनों हमलों में जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ या फिर जो खुदकुश हमला आवर थे वाना में, इन दोनों वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, और दोनों में जो हमला आवर थे वो अफगान शहरी पाए गए हैं। और सबसे अहम सवाल शहबाज इस वक्त यही है, क्योंकि ये ऐसे मौके पर हुआ है दोनों वाक़यात जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और एक टेंटेटिव जो जंगबंदी है वो मौजूद थी। इस्तांबुल में हमने देखा लास्ट वीक प्रोसेस नाकाम हुआ, जो टॉक्स थे नाकाम हुए, प्रोसेस अपनी जगह पे जारी था। लेकिन इन वाक़यात के बाद मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। और जो मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात हुई है, पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा और बहुत से ऑप्शंस जो हैं दे आर ऑन द टेबल। कामरान, ऑप्शंस की तो डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान पहले कह चुकी है कि जैसे अब वहाँ से एक्शन आएगा उसी के मुताबिक एक रिएक्शन भी यहाँ से जाएगा। जो ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला हमला था, इसने 2008 का जो इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था, उस वक्त F8 में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती थी, तो वहाँ पर उसकी याद ताज़ा की। इसमें जो सबसे दो चीज़ें अगर हम इसको देख लें तो ये कि एटलीस्ट एक बहुत ही एक रैपिड पेस के ऊपर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि इन हमलावर, इसके हमले के पीछे कौन था, और गालिबन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ेकार है वो पहले से बहुत बेहतर है। बट उसके साथ ही जो दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हमले के ऊपर तो पूरा हफ्ता बात होती रही है, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर हमलावर का पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर ऐसे मौके पे जब आपको पता है कि इस्लामाबाद की शायद ही कोई ऐसी रोड हो जिसके ऊपर पुलिस की चेक पोस्ट ना हो, फिर जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमराज आपको अब इस्लामाबाद के हर कॉर्नर के ऊपर नजर आ रहे हैं, और स्पेशल फोर्स बनी हुई है जिसका काम ही मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमलावर के यहाँ पहुंच जाना, इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे पहुंचा और किसकी इसके अंदर। डोंट फॉरगेट कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी तो वैसे ही हाई होती है, लेकिन जब ये हमला हुआ तो श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर थी। एक जो स्पीकर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही थी। मारगला सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था जिसमें इंटरनेशनल मंदूबीन जो हैं वो भी शिरकत करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। और IMF की एक टीम भी पाकिस्तान में इस वक्त, उनकी ये जो एक नेगोशिएशन टीम एक और पाकिस्तान आई है। और इसमें बिल्कुल आई थिंक जहां अभी जो बताएंगे भी जो तहकीकाती इदारों ने जो बताया जा रहा है कि TTP का जो सेल है उसको बिल्कुल बस्ट किया है, उसकी तफसीलात अपनी जगह पे। बट ये एक अलार्मिंग चीज़ ज़रूर है, क्योंकि इस्लामाबाद और जो बाकी बड़े शहर हैं वहाँ पर पिछले कई सालों से इस तरह के दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात नहीं हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम, इंटेलिजेंस का निज़ाम बेहतर था। और दुनिया ने भी आपको पता है कि एक न्यू नॉर्मल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था कि बड़े शहर अगर पाकिस्तान के महफूज हैं, बॉर्डरिंग एरियाज में वाक़यात हो रहे हैं, तो उससे फिर बिजनेस मुतासर नहीं हो रहा था। लेकिन इस्लामाबाद में होना वाक़या ये एक अलार्मिंग चीज़ है। और हमने देखा कि लास्ट मिनट पे किस तरीके से श्रीलंका की क्रिकेट टीम या उनके कुछ जो प्लेयर्स हैं वापस जाना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन एंड थैंक्स टू
जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने खुद वो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की मुश्किलात को समझा और हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन हुई है। जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनसे भी रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी करके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो होने वाला वाक़या उसकी इंप्लीकेशंस कितनी बड़ी हैं। अब जो ये बिल्कुल इस पर भी तहकीकात आई एम श्योर के हो रही होंगी कि अगर कहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर है, कुछ सिक्योरिटी लैप्स है, उसको भी देखना चाहिए। बट इंपॉर्टेंटली जो अभी तक की तहकीकात हुई हैं इसमें जैसे ओवरऑल तो एक बताया गया है कि जो इन दोनों हमलों के पीछे यानी कि वाना में जो हुआ और इस्लामाबाद में, इसमें अफगान नेशनल मुलविस पाए गए हैं। लेकिन जो तहकीकात की हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी तहकीकात के मुताबिक उन्होंने एक जो नेटवर्क है उसको अनअर्थ किया है जो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो मेन इसका हैंडलर था साजिद उल्लाह, जो उसको और शीना के नाम से वो जाना जाता था, उसको गिरफ्तार किया है और उसने कन्फेस किया है, एतराफ़ किया है कि उसका राब्ता था अफगानिस्तान में सईदुर रहमान दादुल्ला के नाम से, जो बाजौड़ का रिहायशी है लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, और कलदम टीटीपी जो है उसका वो इंटेलिजेंस चीफ रहा है बाजौड़ का, और अभी भी बाजौड़ का वो चीफ है। उसने एक जो सोशल मीडिया की ऐप है टेलीग्राम, उसके ज़रिए रब्ता किया कि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का जो वाक़या करना है और ऐसा वाक़या करना है जिससे मैक्सिमम डैमेज हो, और उसके लिए उसने उसी ऐप के ऊपर तस्वीर भेजी दादुल्ला ने, जो मुमकिना तौर पर खुद को हमला आवर था, जिसको उस्मान के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। फिर इसी जो साजिद था इसने रिसीव किया उस खुद को हमला आवर को, पेशावर से उन्होंने जो खुद को जैकेट थी वो खरीदी जिस बंदे को आइडेंटिफाई किया गया था। फिर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में इसी साजिद ने उस खुद को हमला आवर को ठहराया, और जो खुद को हमला आवर था जिसका नाम उस्मान से आइडेंटिफाई किया गया है, वो जो अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है उसका वो रिहायशी है। तो ये नेटवर्क जो है इसको बस्ट किया, मजीद तहकीकात इसके हवाले से हो रही हैं। मजीद आगे डिस्कशन करने से पहले जो उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से सेनेट में एक स्टेटमेंट दिया, अगर उसको बिल्कुल जो मैं वही बात करने लगा था कि इसके हवाले से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी सेनेट में स्टेटमेंट दिया दोनों वाक़यात से मुतालिक, जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और वाना में जिस हमले को नाकाम बनाया गया। और वज़ीर दाखिला के मुताबिक अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें क्या सामने आया है, आइए पहले वो सुनते हैं। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर ने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं, और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जी, मोहसिन नकवी को आप सुन रहे थे और क्लियरली शहबाज वो ये बता रहे थे कि इन दोनों वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है और फिर अफगान जो नेशनल हैं वो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। जो मेरे पास मालूमात हैं कि दो अब चीज़ें होंगी, तहकीकात अभी हो रही हैं, जो भी ये कंक्लूसिव एविडेंस है वो शेयर किया जाएगा जो इस वक्त मीडिएटर्स थे यानी कि तुर्की और कतर, उसके अलावा बाकी जो रीजन के कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कि किस तरीके से अफगान तालिबान के वादों के बावजूद आज भी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। एंड सेकेंडली ये भी इसका इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा बराह रास्त ये जो एविडेंस है वो अपने जो काउंटर पार्ट अफगानिस्तान के हैं उनके साथ शेयर करें। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान ये क्यों करना चाहता है ताकि अफगान तालिबान को कुछ छुपने का रास्ता ना मिले, क्योंकि अभी तक तो वो यही कहते आ रहे हैं, इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब इन दोनों वाक़यात में अफगान जो नेशनल है उनका जो मुलविस होना, क्योंकि अब तो दुनिया में आपको पता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आप ट्रेस कर लेते हैं, तो इस चीज़ को तो वो झुटला नहीं सकते कि चले पहले तो वो कहते हैं कि टीटीपी आपके अपने लोग हैं। अफगान जो शहरी हैं उनका पाकिस्तान में इस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होना, उसको तो आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते। कामरान, ये बहुत ही अहम एक इशू है और जाहिर सी बात है इसके ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे उसकी वजह ही यही थी। पाकिस्तान गारंटीज मांग रहा था कि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अफगान तालिबान के ऊपर होगी। उनका इसके ऊपर जो भी जवाब था वो अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये वजह थी कि जो मीडिएटर्स थे वो भी एक स्टेज पर आके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बची हैं? अगला सवाल ये
कि ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर दी हुकूमत पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि इसमें अफगान नेशनल या अफगान जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल हुई है इन हमलों के अंदर। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। कैडेट कॉलेज के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस आपने खुद कहा कि दिसंबर 2014 के वाक़े की एक दिलखराश उसकी जो याद थी वो ताज़ा हुई है। 550 सवा 500 बच्चे थे वहाँ पे, बाकी फैकल्टी थी। तो अल्लाह का शुक्र है से वो उस तरह का नहीं हुआ, वहाँ पे लॉसेस नहीं हुए, बट स्टिल एक अटेम्प्ट तो हुई ना कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, विच इज़ जो कि पहले एक कालादम तहरीक तालिबान का तरीक़ेकार था, उससे ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लगता है चेंज की। वो पहले इस तरीके से डायरेक्टली सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे थे, सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं कर रहे थे। तो अब क्या आप समझते हैं कि क्या वो रिपीट हो सकता है जो पाकिस्तान ने पहले किया था, अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक्स हो सकते हैं, या हुकूमत के पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं? देखें, जो ऑप्शंस इस वक्त कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आ जानी चाहिए थी, बट जो मेरी असेसमेंट है या मेरी जो बात हुई है, क्योंकि ये तवातुर से ये हमले हो रहे हैं और इस मरतबा शायद जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा वो जो पहले हमने जो भी कार्रवाई की है उससे मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि एक मैसिव रिस्पॉन्स आ सकता है। रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान की तरफ से आएगा। सिर्फ जो पाकिस्तान इंतजार कर रहा है वो इस बात का कर रहा है कि जो कि मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं, तुर्की का एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान आना है, कि हम वो तमाम जो एविडेंस है, वो सबूत हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं, एंड थ्रू दोज मीडिएटर्स अफगान तालिबान के सामने भी रखना चाहते हैं, ताकि देख सकें कि किस तरीके से उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रिस्पॉन्स डेफिनेटली आएगा। इसमें एक और जो एलिमेंट है जो बताने वाली ज़रूरत है, कि एक तो जाहिर है कि जो भी मिलिट्री ऑप्शन या बाकी जो ऑप्शन है उसको तो आप ऑपरेशनल डिटेल्स कोई भी जो गवर्नमेंट है, रियासत है, शेयर नहीं करती, लेकिन एक और जो ऑप्शन पाकिस्तान का, ब्रेक के बाद हम बात भी करेंगे, जो ट्रेड की लेवरेज है उसको तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फिर रीजन के अंदर कंसेंसस पैदा करना, वो ताकतें जो अफगान तालिबान की जो पॉलिसीज हैं उससे मुतासिर हैं, उनको भी साथ लेकर के एक दबाव डालने की कोशिश है। और आज इस हवाले से जो एक इंडिकेशन डेवलपमेंट हुई है, ताजिकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से। एंड डोंट फॉरगेट कि इस रीजन के अंदर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो अफगान तालिबान जब दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो उनकी वो सख्त मुखालफत करते हैं। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन नजर आ रही है कि वाइल डिप्लोमेटिक, काइनेटिक, बाकी ऑप्शंस जो है पाकिस्तान तो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एक जो रीजन और जो रीजनल कंट्रीज, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके जरिए अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डालना, ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। और इसमें एक और जो अहम नुकता है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है ना कि आप एक नाकाबिले तरदीद और एक डिसाइसिव एक्शन लें टीटीपी के खिलाफ। मे भी अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो एक आसान काम वो कर सकते हैं या कर सकते थे, वो ये था कि आप अगर वाकई कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो पाकिस्तान का ये इस्तांबुल टॉक्स में एक मुतालबा बड़ा क्लियर था कि फिर अफगान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं, जिन पर टीटीपी और बाकी ग्रुपों ने बैत कर रखी है, वो एक फतवा इशू कर दें कि ये जो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है ये गैर शरई है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उस पर अफगान तालिबान के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो इंडिविजुअल हैं वो फतवा जारी नहीं करते, हमारा एक इदारा है दारुल अफ्ता, वो इसके हवाले से जारी करता है जो फतवे वगैरह होते हैं, पाकिस्तान को बाकायदा उससे दरख्वास्त करनी चाहिए। एंड इवन देन उन्होंने कहा कि ये भी पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, अगर किसी की सियासी स्ट्रगल है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो गैर शरई है, वो तो शरीयत के मुताबिक फिर फैसले होंगे। तो इस तरह का जो एक कदरे आसान फैसला अफगान तालिबान के लिए हो सकता है, उस पर भी वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो जिससे आपको अंदाजा होता है कि वो किस कदर संजीदा हैं पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इसी हफ्ते अफगान तालिबान को भी शायद अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात की क्या नौयत होगी। उनकी जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने हिदायत जारी की है अपने ताजरों को कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत के बजाय मुतबादिल ढूंढें। क्या मुतबादिल पाकिस्तान का कोई है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगान तालिबान को भी ये अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान की अब हिकमत अमली है उसके तहत ये जो बॉर्डर ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, बंद है, किसी किस्म की तिजारत नहीं हो रही, सिर्फ जो वन साइड अफगान रेफ्यूजीज़ जिनको वापस भेजा जा रहा है वही जा रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में दोनों तरफ जो ट्रक्स हैं वो खड़े हैं। और इस तनाजुर में अफगान तालिबान को शायद अंदाज़ा हो गया है कि ये मामलात इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाले, और जो उनके नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने इस हफ्ते हिदायत जारी की हैं अपने ताजरों को कि वो पाकिस्तान के बजाय बाकी मुल्कों के साथ जो तिजारत के रास्ते हैं वो ढूंढें। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा
मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन तो हो सकता है, बट क्या वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है? बट इवन देन आई थिंक बिफोर दैट शहबाज, इससे पहले कि किसको नुकसान क्या कुछ होगा, लेकिन उस बड़ी खबर से हम आगाज़ करना चाहते हैं कि वाइल अब्दुल गनी ब्रदर ने जो भी इंस्ट्रक्शन जारी की हैं अपने लोगों को, अपने ताजरों को कि आप पाकिस्तान का मुतबादिल ढूंढें, दूसरी तरफ कुछ जो अफगान ताजर हैं वो ईरान के ज़रिए स्टिल पाकिस्तान को सामान भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्या कामयाबी मिली है उसको उनमें, और वो क्यों करना चाहते हैं? ऐसा पाकिस्तान का ऑप्शन इतना वायबल जो हुकूमतों के फैसले होते हैं उसकी कीमत अक्सर अवाम को देनी पड़ती है। अफगान तालिबान की जो पोजीशन है इस हवाले से, कालादम तहरीक तालिबान के, उसकी जो कॉस्ट है, वो उसका जो एक्सपोर्टर है, उसका जो फार्मर है, अफगानिस्तान के अंदर जो गुर्बत का वहाँ पे जो मेयार है, जो लेवल हो चुका है गुर्बत का, वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, और उसमें जो जंग है 1979 से एक मुल्क जंग की हालत में, थोड़ा सा उसके ब्रीफ पीरियड्स आते हैं पीस के, उसके बाद उनकी फिर जंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री उस तरीके से डेवलप नहीं है, उनके पास और ऑप्शंस नहीं है, तो ज़राअत उनका एक बड़ा एक शोबा। ज़राअत के अंदर भी जो वेजिटेबल्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसकी जो एक्सपोर्ट है उनके लिए एक बड़ा एक जरिया आमदन। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखिए उनके ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा उसकी मांग है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई, और इसका भी अगर बैकग्राउंड में आप जाएं, पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए तो हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अफगान ट्रेड के ऊपर। जैसे जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसके हवाले से बैंक गारंटीज की कंडीशन लगा दी गई कि जो अफगानिस्तान को माल जाएगा, पाकिस्तानी पोर्ट पे आएगा, वो अफगानिस्तान पहुंचेगा, तो तब उसको बैंक गारंटी जो वो देगा उसको वापस होगी। तो जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, वहां पे ना बैंकिंग सिस्टम उस तरीके से डेवलप है, ना इकोनॉमी डेवलप है। तो पाकिस्तान ने, जब आपको पता है कि हमारा एक डेलीगेशन वहां पे कुछ अर्सा पहले गया, उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया, बैंक गारंटी को बैंक इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया, कि ताकि जो अफगान ताजर है उनको किसी तरीके से सहूलत मिल सके। वहां पे एक वार टोन इकोनॉमी है। अब जो असल चीज है, बॉर्डर्स बंद है, तजारत बाय द वे अगर आप देखें जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तजारत है, एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट है, फिर जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत चूंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, जो चीज समझने वाली है कि अफगानिस्तान के चारों तरफ जमीन है, समंदर नहीं है, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसको जरूरत है उस मुल्क की जिसके अपना जो समंदर हो, जो एक्सेस इंटरनेशनल ट्रेड में, और वो है ईरान और पाकिस्तान। फिर बात आ जाती है कि ईरान से क्या वायबल है और पाकिस्तान से कितना वायबल है। तो इस वक्त भी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको पाकिस्तान ने मुअत्तल नहीं किया, लेकिन चूंकि बॉर्डर्स बंद है तो तजारत नहीं हो सकती। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम खबर दे रहे हैं वो यही है कि चूंकि बॉर्डर्स बंद पड़े हुए हैं, तो अफगानिस्तान के अब इनकी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की है। तो अफगानिस्तान को जो अनार है, जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मांग है, उसको इंपोर्ट करने की कोशिश की गई। एक अगर कंसाइनमेंट की बात करें, 23 टन की एक कंसाइनमेंट जो थी थ्रू ताफ्तान ईरान बॉर्डर के जरिए उन्होंने इंपोर्ट करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान कस्टम्स ने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो मुल्ला ब्रदर साहब जो भी कहें एज ए नायब वज़ीर आज़म और अपने अवाम से जो भी अपील करें, शॉर्ट टर्म में जिसकी फसल तैयार खड़ी है, और हमारी इतलात ये आ रही है इंडिपेंडेंटली कि जो किसान है वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारी फसल क्यों तबाह हो रही है। तो अगर पाकिस्तान, अगर वो ईरान या किसी और मुल्क ले भी जाते हैं पाकिस्तान की बजाय, तो 25 करोड़ आबादी की जो कंजम्पशन है उसको आप किसी भी मुल्क की जो रीजनल कंट्री उससे वहां पे वो कंजम्पशन लेवल्स नहीं है। तो वो उस अटेम्प्ट को रोका गया, और दो उसकी बुनियादी वजूहत थी जो पाकिस्तान कस्टम्स ने इसको डिसअलाउ किया। एक तो ये कि उन्होंने क्लेम किया जो इंपोर्टर थे कि एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक फसल है वो अफगानिस्तान में भी तैयार हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है तैयार, तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है उसकी तैयारी का। तो अर्ली हार्वेस्ट में जिधर पहली फसल आती है, दूसरी कंट्री उसको वहां से इंपोर्ट कर सकती है। तो उसको उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी था कि चूंकि अफगानिस्तान ओरिजिन की ये गुड थी, ईरान के थ्रू आ रही थी, तो उसमें फिर ये भी हो सकता था कि ईरान की जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अर्ली हार्वेस्ट के तहत वो फिर आना शुरू हो जाती। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाजे हो जाती है कि अफगानिस्तान की जो रिलायंस है शॉर्ट टू मीडियम टाइम में वो पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगी। अगर उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं तो उनका उसमें सीधा सीधा उनका फाइनेंशियल लॉसेस हुकूमत के तो नहीं होंगे, अवाम के होंगे ना। अवाम के इसके अंदर लॉस, अगर आप सिर्फ, ये तो एक एलिमेंट था जो वहां से इंपोर्ट पाकिस्तान को हो रही है। दूसरी वो चीज है कि जो अफगानिस्तान इंपोर्ट करता है वाया पाकिस्तानी सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स, और उसके दो पर्पस है इंपोर्ट के। एक तो उनकी लोकल कंजम्पशन, क्योंकि समंदर नहीं है उनके पास। दूसरा वो फिर आपको पता है कि अफगानिस्तान में ज्यादातर तजारत जो है वो बाहर से जो चीज मंगवाते हैं अपनी जरूरत से ज्यादा मंगवा के आगे सेंट्रल एशिया को बेचते थे। अगर उसकी नाज़रीन हम सूरत हाल देख लें, जो बॉर्डर्स बंद हुए हैं उसके बाद अभी तक जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो कार्गोज हैं, जो उनके जो कंटेनर्स हैं, वो जो स्टकअप हो चुके हैं
4651 जो कंटेनर्स हैं वो इस हफ्ते तक उनके ऑलरेडी जो है हमारी सी पोर्ट्स वहां पे उनके रुके हुए हैं, और जो पाकिस्तान कस्टम्स है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस उसको नहीं कर रहा कि अगर उन कंटेनर्स को वहां से पोर्ट से वो रिलीज कर देते हैं तो आगे जाके फिर जो तोरखम बॉर्डर है, जो चमन बॉर्डर पोस्ट है, वहां पे जाके ये स्टॉकअप हो जाएंगे। इन 4651 के अलावा कोई इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी 729 अफगान बाउंड कंटेनर्स खड़े हुए हैं, और साथ ही तुर्खम बॉर्डर के ऊपर इसके अलावा 142 कंटेनर, तो 5,500 कंटेनर जो है जो अफगानिस्तान का है, जो अफगानिस्तान ने इंपोर्ट किया तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि बॉर्डर्स बंद और ये बंद रहेंगे अनलाइक इन द पास्ट जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती। और मुझे कामरान इस दफा लग नहीं रहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस मूड में है कि इनको ईज करेगी। पहले उन्होंने ईज किया, अफगानिस्तान ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब ये वाली जो फेज है ये ज्यादा सीरियस फेज है। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को उनका अंदाजा है और इसमें अब बिल्कुल क्लियर है आई थिंक जो पाकिस्तान है कि हमने कंडीशनल कर दी है जो भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमने उसको मामूल पर लाना है कि जब तक टीटीपी वाले मामले के ऊपर बाकी जो दहशतगर्द ग्रोह हैं प्रोग्रेस नहीं होती तो बाकी किसी की भी तरह की कोई तजारत नहीं होगी, कोई किसी तरह का जो दोनों मुल्कों के दरमियान वो मूवमेंट नहीं होगी। तो ये अफगान तालिबान भी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि उसमें फिर नुकसान जो है वो आम लोगों का होता है। और वहाँ पर क्योंकि अब पाकिस्तान ये कहता भी है कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत काबिज है और वहाँ पर तो लोग बोल भी नहीं सकते उस तरीके से, तो नुकसान अब अफगान तालिबान ने ये फैसला करना है। और पाकिस्तान की बड़ी एक लेजिटिमेट डिमांड है, हम और तो कुछ उनसे नहीं कह रहे, और वो अगर डिमांड पूरी करते हैं तो देन थिंग्स कैन। अगर आप कॉमन डिस्टेंस की भी बात करें ना, लेट्स से मैं यही चीज में सवाल जो उस तरफ आने लगा हूं कि आपकी इंटेंशन एक कि आप मुतबादल ढूंढना चाहते हैं, क्या जेन्युइनली उनके पास ऑप्शंस हैं अफगान तालिबान के पास कि आज से अगर वर्किंग शुरू कर लें कि पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर उनका जो इन्हिसार है वो खत्म हो जाए? देखिए कामरान, अगर आप उनकी जो बड़ी अगर बॉर्डर पोस्ट है, मैं डाटा कुछ मैंने निकलवाया था पाकिस्तान कस्टम से, उनकी ज़्यादा तजारत पाकिस्तान से किन किन एरिया से हो रही है। सबसे ज़्यादा जो तजारत पाकिस्तान के साथ होती है वो तोरखम बॉर्डर से होती है। पिछले साल ये जो ख़त्म हुआ हमने $1.1 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स थी और अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स टू पाकिस्तान थी $600 मिलियन। इसमें उनकी जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को माल बेचा है, अगर रुपए की टर्म्स में हम देखें, रुपये में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है, 121 अरब का जो माल है तुर्खम बॉर्डर से पाकिस्तान में क्रॉस किया है। उसके बदले जो पाकिस्तान से उधर माल गया है तुर्खम बॉर्डर से 231 अरब रुपए का। अब गुलाम खान जो दूसरी वहां पे एक बॉर्डर पोस्ट है, गुलाम खान से कोई ये है कोई 37 अरब रुपए का जो वहां से माल पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ, यहाँ पाकिस्तान से उधर गया 68 बिलियन रुपीस का। फिर इनकी खरलाची वाली एक पोस्ट है, उसके भी तकरीबन 11 अरब का। ये 3 बड़ी पोस्ट हैं। जो अंगूर अड्डा की पोस्ट है वहां से इतनी बायलैटरल तजारत नहीं हो रही, बिल्कुल ना होने के बराबर। इसमें दोनों तरह की जो डाटा जो है ना, कुछ हम इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करते हैं, कुछ लोकल करेंसी में करते हैं, पाकिस्तानी रुपये में करते हैं। वो मैं सारा जो डाटा है वो मैं उसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। फिर आप अगर दूसरी साइड पे आ जाएं, अब ये मैंने आपको नंबर्स बता दी, जो पाकिस्तान के जो करीबी जो उनके इलाके हैं, खास तौर पर इसमें जो कंधार और हलमंद वाले जो रीजन है वो पाकिस्तान बॉर्डर से 150 से 300 किलोमीटर के ऊपर है। अगर वही वहाँ कंधार से जो हब है उनका वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, अगर वहाँ से वो लेके जाते हैं ईरान, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 1200 से 1300 किलोमीटर। अब ये तो चीज़ आप गूगल मैप से भी निकाल सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर द अदर रीजन, जहाँ पे इनका एक जगह से पाकिस्तान का डिस्टेंस बन रहा है कोई 500 से 700। में ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि लाहौर से अगर एक ट्रक चलता है, कंटेनर चलता है, वो शाम जलालाबाद पहुंच जाता है, या जलालाबाद से चलेगा तो लाहौर शाम में पहुंच जाएगा। इतना वो आसान है। इसमें अगेन जो ईरान वाला भी जो ऑप्शन है, ईरान के ऊपर आपको पता है इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस तरीके से आप उसके थ्रू इतना ऑपरेट कर नहीं सकते। इंडिया ने भी उससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई, ठीक है कुछ उन्होंने किया भी, लेकिन लॉजिस्टिकली भी और अदरवाइज भी जो कॉस्ट है उसकी इतनी इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक और जो एस्पेक्ट है ना कामरान, चूंकि पाकिस्तान को भी इस चीज का एहसास है कि अब अफगानिस्तान से उस तरीके से जो तजारती मामला, इसी पॉइंट पे आने लगा था कि इससे पाकिस्तान को भी तो ऐसा नहीं नुकसान नहीं है। नुकसान हमारे एक तो ये कि हमारे ट्रांसपोर्टर का जरूर नुकसान है कि जो अफगान गुड्स पाकिस्तान आ रही थी उसमें पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। यही वजह है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा से आवाजें आ रही हैं कि आप इन चीजों को रिलैक्स करें तजारत को। बट उसके साथ जो एक और चीज है, आगे भी तो सेंट्रल एशिया भी तो लैंड लॉक है, एक्सेस अफगानिस्तान के दे रहे हैं, तो उसमें उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो कुछ कंसाइनमेंट्स थी उनके कंटेनर्स वो भी फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। उसका इन्होंने हल ये निकाल लिया है। इसमें पाकिस्तान कस्टम का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है कि इन्होंने जो उज्बेकिस्तान के खास तौर पर 34 बड़े कंटेनर्स फंसे हुए थे जिसमें किया मोटर्स की कंसाइनमेंट्स थी। उसमें उन्होंने कहा जी 5 कंटेनर्स का जो सामान है वो तो आप एयरलिफ्ट कर लें, और एक और जो बाकी उनके 29 कंटेनर्स, एक और उनकी ट्रीटी है जो इंटरनेशनल कस्टम्स की ट्रीटी है, उसका कन्वेंशन है जो कि रीजनल है,
कन्वेंशन, तो उसके ऊपर अफगानिस्तान के भी दस्तखत हैं। तो उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि बाकी जो उज़्बेकिस्तान अपना सामान लेके जा सकता है। इन नटशल, बाकी तो हम एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, मुझे नहीं लग रहा कि माजी के बिल्कुल बरस इस दफा जो है ना, पाकिस्तान इनको तजारत के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं देगा और अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर उसके अंदर से अब दबाव आएगा। इन तमाम इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एम्बेसडर मंसूर अहमद खान, पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं काबुल में। तो ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, और जो एक नया और संगीन मोड़ आया है इस हफ्ते, जो दो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात इस्लामाबाद में और फिर वाना में, उसके बाद तो चीज़ें बज़ाहिर लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं काबुल में। इनफैक्ट जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे वो एम्बेसडर मंसूर साहब ही थे। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, अब जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, दोनों जो वाक़यात हुए हैं, वो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हो या वाना में जो कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला किया गया, इन दोनों हमलों में पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों का कहना है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है बल्कि उसमें अफगान शहरी भी मुलविस पाए गए हैं। क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं आप इसकी? देखें, इसकी तो फिर काफी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ब्रेक ऑफ कम्युनिकेशंस काफी अरसे से हुआ है, जब से खासतौर पे मिलिट्री एस्केलेशन हुई और फिर कतर में गो के सीज फायर पे दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कंटिन्यू करने पे, लेकिन टर्की में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और जो जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने की बात चल रही थी वो भी नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर ये यके बाद दीगरे जो दो इंसिडेंट हुए और फिर इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी आई, जैसे श्रीलंका की टीम यहाँ क्रिकेट खेल रही है तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से वापस चले जाना चाहते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल की सिफारती कोशिशें करके रोका। तो ये सिचुएशन कोई बहुत ही हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है, बहुत सीरियस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पिछली हुकूमत के दौरान, जब तालिबान से पहले की जो हुकूमत थी उसमें भी जब नेगोशिएट कर रहे थे और मैकेनिज्म ही को नेगोशिएट कर रहे थे, और हमने एक मैकेनिज्म एग्री भी किया था एपेप्स, जो बड़ी तवील नेगोशिएशन के बाद, तो दोनों साइड्स के दरमियान उस वक्त भी, हालांकि उस वक्त दूसरी हुकूमत थी, बहुत शदीद डिफरेंसेस थे और उस वक्त बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर था, पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम आता था कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो उस वक्त बहुत शदीद हालात में भी कुछ ऐसे मौके भी आए जब अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए थे, काबुल के अंदर 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने नेगोशिएशंस जारी रखी, बायलैटरल लेवल पे नेगोशिएशंस जारी रखी और फिर एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एग्री किया। ट्रस्ट नहीं था लेकिन एग्री किया दोनों ने कि मैकेनिज्म पे आगे चले। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में भी फाइनली इनको किसी ना किसी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग पे तो आना पड़ेगा। ये इतना जो टेररिज्म हो रहा है सस्टेनेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत सीरियस सिचुएशन है और पब्लिक प्रेशर पाकिस्तान के अंदर से बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि बायलैटरल एंगेजमेंट के बगैर, बायलैटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बगैर, नेगोशिएट किए बगैर हम किस किस्म की रिलेशनशिप उनके साथ फिर रखेंगे, यानी दोनों ममालिक किस किस्म की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, वो तो फिर मिलिट्री स्ट्राइक्स और एज अ डिप्लोमैट आप लोगों की ये ट्रेनिंग रही है कि आप जो बहुत ज्यादा मायूसी की भी सूरत हाल है उसमें भी आप कोई ना कोई हल निकालने की बात करते हैं। दिस इज यू आर ट्रेन्ड एज अ डिप्लोमैट। ये जो सूरत हाल बन रही है जिसमें कतर जैसा मुल्क जो बहुत ही करीब है अफगानिस्तान के, तुर्किया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के करीब है, वो कुछ हल नहीं निकाल पाए, तो यहाँ पे दो बड़े अटैक्स हो जाते हैं, हमें इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है श्रीलंकन टीम की वजह से, तो जिसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बाद में हैंडल भी कर लिया। यहाँ पे होप क्या है एज अ डिप्लोमैट? देखें, होप तो मैं ऑलरेडी इस बात को तो मान चुका हूं ना कि ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है। होप यही है कि दोनों ममालिक को किसी तरह से भी कोई, दोनों ममालिक में ऐसे पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं जो एंगेज कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हों या
बलूचिस्तान से हों जो अफगान हुकूमत के साथ एंगेज कर सकते हैं। हल सिर्फ यही है कि दोनों मुल्कों को एक बायलैटरल चैनल्स को खोलना पड़ेगा, किसी तरह से भी कोई डेलीगेशंस भेज के कोशिश की जाए, कोई आइस ब्रेक करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के लिए देखें, ये एक टू फ्रंट सिचुएशन जो है वैसे भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली भी मौजू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी एक बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं या उनमें मुश्किलात आती हैं, तो फिर अफगानिस्तान में इंडिया के लिए, पाकिस्तान के डिट्रैक्टर्स के लिए स्पेस बढ़ जाती है, और वो स्पेस फिर मजीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल तरीक़ेकार यही है। मैं अभी इस्लामाबाद आया हुआ था, मार्गला डायलॉग वहाँ पे हो रहा था, और वहाँ मेरी कुछ मुलाकातें हुई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोगों से जो अटेंड करने के लिए आए हुए थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं वो लोग। तो उनका भी कहना यही था कि उनकी कोशिश भी यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई पैचअप इस किस्म का हो कि अफगान तालिबान की हुकूमत को भी ये एहसास हो कि उनके लिए पाकिस्तान की रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है, रादर देन उनकी जो टीटीपी के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन वो तभी होगा कि अगर अफगानिस्तान के इकोनॉमिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने हाईलाइट किया है, और इसी नुक्ते पर हम वापस आए। यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इसी पॉइंट पर कि अफगान तालिबान को मेरे ख्याल में अगर कोई भी जी शऊर बंदा वहां पर मौजूद है कि एक तरफ टीटीपी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, तो एनी गिवन डे वो पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है उसको तरजीह देनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, ब्रेक के बाद इसमें बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक अफगान ताल्लुकात से मुतालिक बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एम्बेसडर साहब आप जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई आइस ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन उस आइस ब्रेक करने को भी किसी भी दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकातों को एतमाद साजी के इकदाम लेना पड़ते हैं। अब पाकिस्तान का एक जो 1 पॉइंट एजेंडा है क्लियरली कि अफगान तालिबान को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वो टीटीपी और बाकी जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। ये शायद अपेरेंटली कहें कि टाइम टेकिंग है, थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जो कदरे एक आसान उनके लिए फैसला है जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया और बड़ा लेजिटिमेट है कि तालिबान के जो अमीर है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो एक फतवा जारी कर दें टीटीपी के खिलाफ के पाकिस्तान के खिलाफ हमले करना जायज नहीं है। अब इसके ऊपर भी तालिबान के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो इनफरादी लोग हैं वो तो फतवा जारी नहीं करते, और फिर दारुल अफ्ताह है उनका, उसको फिर पाकिस्तान बाकायदा रिक्वेस्ट करे। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि ये भी गारंटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के मुताबिक जो वो चाहता है उस तरह का फतवा जारी करें। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? चलें, एक्शन लेना टीटीपी के खिलाफ, उसकी अलग डायनामिक्स होंगी। अगर वाकई अफगान तालिबान सिंसेयर हैं तो ये फतवा इशू करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो क्यों ऐसा नहीं करे? अगर वो कर लें तो शायद एतमाद साजी का एक बहुत बड़ा वो स्टेप हो और आइस ब्रेक भी हो जाए। जी देखें, मैं जो आपने फतवे की बात की है ना, तो मुझे फिर अगेन जिस तरह जॉइंट मॉनिटरिंग कमीशन से 10 साल पहले के वाकयात या 9 साल पहले के वाकयात याद आ गए, जब 2017-18 में पाकिस्तान अफगानिस्तान नेगोशिएशन चल रही थी, तो अफगानिस्तान की उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड कर रही थी कि वो फतवा दे के अफगानिस्तान में जिहाद जो है या अफगानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जो इंसर्जेंसी चल रही है वो खिलाफ इस्लाम है। तो ये उसी तरह की जो अब डिमांड को अफगानिस्तान के साथ हो रही है। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मेरा ख्याल है ये इस किस्म की जो डिमांड्स हैं शायद उस तरह से एक्सेप्ट ना हो। इनको अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें इन चीजों को, इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को, तो उसमें मेरा ख्याल है बेहतर तरीका ये होगा कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट्स पे कोशिश। अगर इजाजत दें, मैं सिर्फ एक इंटरवेंशन अगर करना चाहूं, बिल्कुल आप वो ठीक कह रहे हैं, और फिर शायद पाकिस्तान के उलमा की तरफ से इस तरह का कोई कलेक्टिव बयान भी आया था। आप नहीं समझते कि बुनियादी एक फर्क यह था क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान में तो कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं था, उसके ऊपर तो किसी के ऊपर बैत तो नहीं कर रखी थी। इस केस के अंदर डोंट यू थिंक कि बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि टीटीपी और बाकी जो ग्रुप है उन्होंने तो तालिबान के अमीर के ऊपर बैत कर रखी है। जी बिल्कुल, डिमांड बहुत लेजिटिमेट है। और दूसरे ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर किसी गैर मुल्की फौज के खिलाफ नहीं लड़ रही, वो तो पाकिस्तान की
हुकूमत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रही है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इस किस्म की रुकावटें आती हैं कि इस किस्म की डिमांड्स को एक्सेप्ट उस तरह से वहां की हुकूमत नहीं करती, वो कोई ना कोई तावील निकाल लेती है। तो उसका तरीका मैं ये मेरे ख्याल में ये है कि जिस तरह पाकिस्तान उनसे डिमांड कर रहा है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना लिया जाए, मेरा ख्याल है कि अगर हम किसी तरह से उनको ये कन्विंस कर सकें या ये कोशिश कर सकें कि ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाए, और इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में एक नुक्ता तो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के एरियाज को एड्रेस करना हो, साथ ही दूसरे दो नुकते और साहब ये चीज तो आपको पता है ना कि वहां पे तुर्किया डायलॉग में वो नहीं हो सके जो इस्तांबुल में हुआ है। हम टूवर्ड्स जा रहे हैं कंक्लूजन। अभी जो पाकिस्तान के ऊपर 2 हमले हुए और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस्टेब्लिश किया है कि ये इसका जो रूट है वो अफगानिस्तान है। तो आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास ऐसी क्या ऑप्शंस हैं जिनको एक्सरसाइज करते हुए हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्ड दे सके? देखिए, ये पाकिस्तान के पास तो 3 ही किस्म की एफर्ट्स है ना। एक, पाकिस्तान के पास काइनेटिक रूट है कि पाकिस्तान उन जगहों पर जहां पर अफगान ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स मौजूद हैं, उन पे या तो काइनेटिक स्ट्राइक करे या अपने बॉर्डर के जरिए कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सके कि उनका इनग्रेस वहां से कम हो। और दूसरे, पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक लेवरेजेस और मूवमेंट के जो बॉर्डर के लेवरेजेस वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। और मैं यही कह रहा था कि अगर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है, अगर अफगान साइड के साथ इस तरह का एग्री हो जाए कि ये तीनों इश्यूज उसमें आ जाएं कि मूवमेंट ऑफ पीपल, इकोनॉमी, जो ट्रेड का रास्ता भी खुले, क्योंकि देखिए ट्रेड बंद होने से तो जो नुकसान हो रहा है वो हमारे ट्रेडर्स या उनके ट्रेडर्स जिनका भी नुकसान हो रहा है वो तो टेररिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। टेररिज्म में तो एक ग्रुप इन्वॉल्व है, और उस ग्रुप ने अगर किसी सिचुएशन को यरगमाल बनाया हुआ है या किसी सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरह से उस का कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता फराहम करें अफगान हुकूमत को, ताकि हमारा अफगान हुकूमत से किसी तरह से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुले। ये एक्शंस फाइनली अफगान हुकूमत के थ्रू ही होंगे, कोई और इसके अलावा रास्ता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा चैनल होना जरूरी है अफगान हुकूमत के साथ जिसमें सिक्योरिटी, मूवमेंट ऑफ पीपल और जो ट्रेड और ट्रांजिट के ऊपर बातचीत हो सके, और उसमें फिर पाकिस्तान प्रेशर भी उनके ऊपर एक्सर्ट करे, लेकिन साथ कुछ ना कुछ उनको कंसेशंस भी देनी पड़ेंगी ताकि गिव एंड टेक के जरिए इस मसले को हल किया जाए। अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने पे राजी हों, अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने पे बिल्कुल राजी ही नहीं होते, तो फिर ये मेरा ख्याल है अफगान साइड को भी समझना होगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सीरियस नहज पे चीजें आ चुकी हैं इस वक्त। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और जो बातें की बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट शायद इस मौके के ये कोई मौजज़ा ही होगा अगर डिप्लोमेसी कामयाब हो जाए। जो अफगान तालिबान है वो मेरे ख्याल में टीटीपी के खिलाफ एक्शन तो बिल्कुल लेना नहीं चाह रहे, वो उसको एक सियासी मसला भी समझते हैं कि शायद इनका कोई सियासी ऑब्जेक्टिव है टीटीपी का। लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है कोई उनका सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो टेरिटरी है उसका 1 इंच भी इन दहशतगर्दों के सामने सरेंडर तो नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स, अफगान तालिबान को समझ आए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के शायद ना वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं और ना ही उनकी जो सर्वाइवल है वो फिर उनकी कोई इतनी लॉन्ग टर्म हो सकती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।